हाँ तो नमस्कार जी। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज क्या बात करेंगे, आज बात होगी आप लोगों का क्लास 12 हिस्ट्री का जो है टॉप 10 क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। यानी कि 10 ऐसे क्वेश्चन पे बात करेंगे भाई मेरे, जो सीधा आपके एग्जाम में आने की संभावना है। ठीक है, और आएगा भी यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन जो है आएगा और जरूर आएगा। यहाँ पे जो हम टोटल जो है आपको 10 क्वेश्चन बताएंगे। इससे पहले भी हम 10 क्वेश्चन जो है किए थे, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और टोटल जो हम आपका 100 क्वेश्चन करवाएंगे, यानी कि 10 गो वीडियो जो है हिस्ट्री टॉप 10 क्वेश्चन का आएगा। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके और शेयर करिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन इसलिए दबाना है ताकि जब भी हम वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन जो है बजेगा आपका। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन पे बात करेंगे, आप लोग लगातार बने रहिएगा। और सबसे पहला क्वेश्चन है जो सातवाहन कौन थे। ठीक है, सातवाहन कौन थे। तो भाई मेरे बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और सबसे पहले आ गया है और एग्जाम में जो है लगभग 2-3 बार जो है पूछ चुका है अभी तक। देखिए, सातवाहन वंश, जिसे आंध्र सातवाहन वंश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यानी कि जो सातवाहन वंश है हमारा, उसको जो है सातवाहन जो वंश है उसको आंध्र सातवाहन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे रहा है, देखिएगा, इस वंश की स्थापना, यानी कि ये सातवाहन वंश की स्थापना जो है सिमुक ने की थी। किसने किया था? तो सिमुक ने किया था। आप लोग याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है जो सातवाहन वंश की स्थापना किसने किया था। तो भाई मेरे आप लोग याद रखेंगे, सिमुक ने की थी। किसने की थी? सिमुक। किनके द्वारा किया गया? तो सिमुक के द्वारा। ठीक है, चले आगे। जो दक्षिण भारत के कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के तट पर विस्तृत था। कहां? दक्षिण भारत का जो है, दक्षिण भारत के कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के तट पे जो है विस्तृत था, यानी कि फैला हुआ था। ठीक है, चले आगे देखते हैं। इनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी। यानी कि बात किया जाए सातवाहन वंश का, तो इसका जो राजधानी था वो कहा था? तो प्रतिष्ठान था। आप लोग ध्यान रखेंगे इस बात का, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा जो सातवाहन वंश की राजधानी जो है कहां थी? तो प्रतिष्ठान थी। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए आगे है, सातवाहन वंश एक ब्राह्मण वंश था। तो सातवाहन वंश भाई मेरे कैसा वंश था? तो ब्राह्मण वंश था। कंप्लीट है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं और अगला क्वेश्चन की ओर हम रुख करेंगे। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन है, कह रहा है सिंधु सभ्यता के विशाल अन्नागार पर टिप्पणी लिखे। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता के विशाल अन्नागार, अन्नागार किसको कहा जाता है? अन्नागार कहने का मतलब जो अनाज रखने का जो जगह होता है उसी को अन्नागार कहा जाता है। ठीक है, जहां पे हम लोग अनाज रखते हैं, जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, ये सब रखते हैं, उसी को कहा जाता है अन्नागार। ठीक है, देखिए करा विशाल अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन है। क्या है? भवन है। विशाल अन्नागार जो है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन है। ठीक है, जो मोहनजोदड़ो, ठीक है, कहा? मोहनजोदड़ो से मिला है। कहां से मिला है? मोहनजोदड़ो से। ऐसे भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कई बार पूछ ले है, जो सिंधु सभ्यता के विशाल अन्नागार का जो विशाल अन्नागार जो है कहां से मिला है। ठीक है, तो याद रखेंगे भाई मेरे, कहां से? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, करा इसका उपयोग अनाज को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता था। बात को समझ गए होंगे आपको। इसका जो उपयोग है, अन्नागार का जो उपयोग है, किसके लिए किया जाता था? अनाज को सुरक्षित रखने के लिए। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा अनाज जो है भंडारित करने के लिए जो है इसका उपयोग किया जाता था, ताकि आपदा के समय में जो वहां से निकाल के और उसका उपयोग किया जा सके। ठीक है, देखिए अगर इसकी लंबाई की बात करेंगे तो 4572 मीटर और चौड़ाई की बात किया जाए तो 2232 मीटर था। कितना था? लंबाई की बात करेंगे तो 4572 मीटर और चौड़ाई की बात करेंगे तो 2232 मीटर है। ठीक है, चले ये क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन क्या था? सिंधु सभ्यता के विशाल अन्नागार पर टिप्पणी लिखे। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन हम लेते हैं और अगला क्वेश्चन ये रहा आपका। देखिएगा आप लोग क्या कर रहा है, वज्रयान के विषय में आप क्या जानते हैं। ठीक है, वज्रयान के विषय में आप क्या जानते हैं, तो देखते हैं। देखिए, वज्रयान बौद्ध धर्म की एक शाखा है। बौद्ध धर्म की 3 गो शाखा है ना, उसमें से जो है वज्रयान जो है एक
शाखा है, किसका? बौद्ध धर्म का, ठीक है, जिसमें तंत्र साधना और मंत्रों का विशेष महत्व है। बात को समझिएगा, जो वज्रयान जो बौद्ध धर्म की एक शाखा है उसमें जो है तंत्र साधना और मंत्रों का जो है मंत्रों का विशेष महत्व दिया गया है, ठीक है। आगे देखेंगे, इसे वीर मार्ग भी कहा जाता है। इसको जो वज्रयान जो है वज्रयान उसको जो है वीर मार्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वीर मार्ग। इसमें साधक विशेष, ठीक है, क्या? साधक विशेष ध्यान और मंत्रों द्वारा मोक्ष की प्राप्ति का प्रयास करते हैं। यानी कि इस जो वज्रयान को मानने वाले जो भी लोग हैं वो ध्यान और मंत्र के द्वारा जो है मोक्ष प्राप्त करने की मोक्ष प्राप्ति की जो है प्रयास करते रहते हैं, इनसे जुड़े हुए लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लेंगे और आप लोग देखिएगा थोड़ा गौर से, जो अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है। देखेंगे अगला क्वेश्चन कह रहा विरूपाक्ष मंदिर की दो विशेषता को बताइए, ठीक है। विरूपाक्ष मंदिर की विशेषता को पूछ रहा है तो सिंपल हम लिखेंगे जो विरूपाक्ष मंदिर विरूपाक्ष मंदिर के दो विशेषता निम्नलिखित है ना, यानी कि निम्न है। सबसे पहली बात लिखेंगे विरूपाक्ष मंदिर तुंगभद्रा नदी के किनारे कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा जो विरूपाक्ष मंदिर जो है कहाँ अवस्थित है, तो याद रखेंगे तुंगभद्रा नदी के किनारे। कहाँ पे? तुंगभद्रा नदी के किनारे जो अवस्थित है। किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में। कौन सी मंदिर? विरूपाक्ष मंदिर, ठीक है। चले देखा जाए, करा यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। किसको समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। आगे करा मंदिर के दीवार पर, ठीक है, मंदिर के दीवार पर नृत्य, युद्ध, शिकार करने जैसे चित्र बने हुए हैं, ठीक है। और वहां का जो मंदिर का दीवार है, विरूपाक्ष मंदिर का जो दीवार है, वहां पे जो है नृत्य करते हुए, युद्ध करते हुए और शिकार करते हुए जो है बहुत सारा चित्र जो वहां की दीवार पे बनाया गया है, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर आपका क्या था भाई मेरे? क्वेश्चन नंबर था 4, ठीक है। विरूपाक्ष मंदिर की दो विशेषता बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, उसके बाद आंसर नीचे देखेंगे। अब विश्व के 7 आश्चर्य के नाम बताइए। विश्व के 7 आश्चर्य के नाम बताना है तो आप लोग देखिएगा पूरा, ठीक है। हम यहाँ पे लिखे हैं नाम, देखिए। सबसे पहला है आपका विश्व के 7 आश्चर्य निम्न है, ये तो आपको लिखना फॉर्मेलिटी है, ये देखेंगे। सबसे पहला आपका आगरा का ताजमहल ना, आगरा का ताजमहल आप लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग देखे भी होंगे। देखिए उसके बाद दूसरा क्या आता है आपका चीन का दीवार। क्या है? चीन का दीवार, ठीक है। दूसरा का क्या है? चीन का दीवार। उसके बाद तीसरा का आपका पीसा की मीनार। क्या है? पीसा की मीनार। उसके बाद है रोम का कोलोसियम। क्या? रोम का कोलोसियम, जो कि इटली में पड़ता है। कहां पड़ता है? इटली में पड़ता है। आगे देखेंगे मिस्र का पिरामिड, ये भी जो है एक तरह से अजूबा ही है, ठीक है। 6 नंबर है स्टेचू ऑफ लिबर्टी। आप लोग ध्यान रखेंगे स्टेचू ऑफ यूनिटी नहीं है, स्टेचू ऑफ क्या है? लिबर्टी है, ध्यान रखेंगे। 7 नंबर का है एक्रोपोलिस ऑफ एथेंस, ठीक है। तो आपको ये बात जो है याद रखनी है, काहे कि एग्जाम में आता है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या बताए? आगरा का ताजमहल, उसके बाद में पीसा की मीनार, रोम का कोलोसियम, ठीक है। उसके बाद मिस्र का पिरामिड, स्टेचू ऑफ लिबर्टी, एक्रोपोलिस ऑफ एथेंस, ठीक है। आप लोग याद रखेंगे। चले अगला क्वेश्चन देखा जाए तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है? वर्ण और जाति में क्या अंतर है, ठीक है। वर्ण और जाति, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप लोगों को समझ आने के लिए भी जो है जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन ठीक है बहुत काम का है। देखिए इसको बढ़िया से समझेंगे। देखिए क्या कर रहा है? वर्ण हमारे कर्मों को बताता है, ठीक है। देखिए वर्ण और जाति में जो है बहुत सारा अंतर होता है। बहुत लोग जो है समझ नहीं पाते हैं जो वर्ण किसको कहा जाता है और जाति किसको कहा जाता है, ठीक है। वर्ण किसको कहा जाता है और जाति किसको कहा जाता है, तो देखेंगे। सबसे पहली बात, जो वर्ण जो है हमारे कर्मों को बताता है, यानी कि हम जो काम कर रहे हैं उसके अनुसार हमारा वर्ण होता है। बात समझ में आ रहा ना? अगर मान लीजिए हम कोई जाति से हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम पंडित वाला काम कर रहे हैं तो पंडित हमारा क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा। ध्यान रखिए इस बात को। तो यहीं पे हम लिखे हैं जो वर्ण हमारा क्या बताता है? क्रम बताता है, ठीक है, क्रम बताता है। वहीं जाति हमारे वंश को, ठीक है। देखिए वर्ण जो है हमारे कर्म को बताता है और जाति जो हमारे वंश को बताता है, जो हम किस वंश से जो है यहाँ पे अवेलेबल है, हमारे जो पूर्वज थे वो कौन थे, ठीक है। आगे देखिए, जब कोई व्यक्ति शूद्र वैश्य परिवार में जन्म लेता है और क्रम से वह ब्राह्मण या
क्षत्रिय बनता है तो उसका वर्ण ब्राह्मण या क्षत्रिय माना जाएगा। ये बात हम आपको बताए हैं शुरू में। अगर मान लीजिए जब कोई भी व्यक्ति जो है वैश्य परिवार में जन्म लेता है या फिर शूद्र परिवार में जन्म ले लिया, ठीक है, और कर्म से वो क्या बन गया, क्षत्रिय बन गया या फिर ब्राह्मण बन गया, क्षत्रिय बन गया या फिर ब्राह्मण बन गया, तो वर्ण से वो क्या कहलाएगा, ठीक है, वर्ण से वो कहलाएगा क्षत्रिय, या क्षत्रिय बना तो क्षत्रिय कहलाएगा और ब्राह्मण बना तो ब्राह्मण कहलाएगा, ठीक है। यानी कि जो चीज हम कर्म से रहेंगे तो उन्हें क्या बन जाएंगे, वर्ण से बन जाएंगे। सिंपल है। देखिए आगे कर रहा है, जबकि जाति यदि मानव की है तो उसे बदला नहीं जा सकता, और जाति है जिसको हम बदल नहीं सकते हैं, जाति को हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हम कर्म को तो बदल सकते हैं, और कर्म के हिसाब से ही हमारा वर्ण बनता है ना। चलिए देखिए, वर्ण का विभाजन कार्य के आधार पर किया गया। वर्ण का विभाजन भाई मेरे किसके आधार पर किया गया, तो कार्य के आधार पर यानी कि काम के आधार पर किया गया। जबकि जातियां जन्म पर आधारित थी। जातियां किस पे आधारित थी, जन्म पे आधारित थी, यानी कि जाति जो है हमारा जन्म तो तय करता ही है और हमारा वंश भी जो है जाति के हिसाब से ही तय होता है, जो हम किसके वंशज हैं, ठीक है। तो देखेंगे आगे। देखिए वर्ण क्या वो है, चार। वर्ण कितना है, चार। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है या फिर सब्जेक्टिव में आपको पूछ सकता है, जो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, क्या वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो चार प्रकार के, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं, यानी कि हड़प्पा लिपि के बारे में भाई मेरे आप क्या जानते हैं, तो सिंपल लिखेंगे हम, जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि चित्रों जैसी थी। कैसी थी, चित्र जैसा था। हड़प्पा सभ्यता का जो लिपि था वो चित्र जैसा था, ठीक है, जिसका मतलब है कि इसमें चित्रों से बातें लिखी जाती थी। और इसका मतलब ये था कि इसमें जो हड़प्पा लिपि में जो है भाई मेरे, हड़प्पा लिपि में चित्रों से बात को लिखा जाता था। किसे, चित्र से बात को लिखा जाता था, ठीक है। अभी तक जो है इसे कोई पढ़ नहीं पाया, और अभी तक कोई भी व्यक्ति जो है हड़प्पा लिपि को जो है पढ़ नहीं पाया। हड़प्पा लिपि को कोई भी व्यक्ति जो है पढ़ नहीं पाया है। इसकी एक खासियत ये थी कि यह थी कि पहली लाइन दाईं से बाईं ओर और बाकी लाइन जो है बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। बात को समझिएगा, हड़प्पा लिपि जो है अभी तक तो कोई विद्वान इसको पढ़ पाया नहीं है। इसका एक और खासियत, इसका जो है एक और खासियत क्या था, तो इसका एक और खासियत ये था कि यह जो था देखिए, यह जो था पहली लाइन जो है ना दाईं से बाईं ओर लिखाता था। पहली लाइन दाईं से बाईं ओर, अब बाकी जो लाइन था, बाकी लाइन, ठीक है, अब बाईं से दाईं ओर लिखाता था। कंप्लीट है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखा जाए, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। अस्थाई बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं, ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त तो पूछ रहा है ना, तो चलिए आगे देखा जाए जो अस्थाई बंदोबस्त है क्या, देखेंगे हम। देखिए अस्थाई बंदोबस्त 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा लागू की गई, ठीक है, एक प्रणाली थी। यानी कि अस्थाई बंदोबस्त जो है भाई मेरे, अस्थाई बंदोबस्त जो है 1793 में जो है कॉर्नवालिस के द्वारा जो है लागू किया गया था। किसके द्वारा, कॉर्नवालिस के द्वारा जो है लागू किया गया था, ठीक है। जिसमें देखिए क्या है, जिसमें जमींदारों को भूमि का मालिक बना दिया गया, ठीक है। इसमें क्या किया, जो जमींदार लोग था उसको जमीन का मालिक बना दिया गया। मालिकाना हक किसके पास चल गया, जमींदारों के पास चला गया। अब देखिए यह मुख्य तौर पर कहां कहां, बिहार में, बंगाल में, उत्तर प्रदेश में लागू हुई थी, ठीक है। उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में भी लागू हुई थी। कहां, उड़ीसा में। आप लोग ध्यान रखेंगे, बंगाल बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा में जो है मुख्य रूप से जो है यह लागू हुई थी, ठीक है। आगे देखिए, यह कर अस्थायी रूप से तय था। अब देखिए ये कर जो था, अस्थायी बंदोबस्त वाला जो कर था वो अस्थायी रूप से तय था, ठीक है। आगे देखिए, चाहे फसल अच्छी हो या खराब, इसका उद्देश्य, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को नियमित आय दिलाना था, ठीक है। यानी कि ब्रिटिश सरकार को जो है नियमित आय मिले, उनको जो है ब्रिटिश सरकार को जो है थोड़ा सा भी जो है टैक्स में कटौती ना हो, इसलिए जो है कहीं ना कहीं अस्थायी बंदोबस्त को लाया गया था। किसान को उपज हो या फिर नहीं हो उससे सरकार की कोई लेना देना था नहीं। अस्थायी बंदोबस्त के तहत जो है जमींदारों से जो है टैक्स वसूला जाता था, और जमींदार क्या करता था, किसान को जो है परेशान करता था। इतना बात समझ आइए, ठीक है।
आगे देखिए, उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को नियमित आय दिलाना था, लेकिन इससे किसान पर आर्थिक बोझ बढ़ गया। और इससे क्या हुआ, किसान पर जो है आर्थिक बोझ बढ़ गया। किसान पे क्या हुआ, आर्थिक बोझ बढ़ा और किसान लोग जो है धीरे धीरे परेशान होने लगा इससे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। और अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, आप लोग देखेंगे बढ़िया से। चैतन्य महाप्रभु की जीवनी लिखे। किनका, चैतन्य महाप्रभु के जीवनी के बारे में पूछ रहा है भाई मेरे। तो लिखेंगे चैतन्य महाप्रभु का जन्म 1486 ईस्वी में बंगाल के नादिया जिले में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था, चैतन्य महाप्रभु का जन्म जो है 1486 ईस्वी में बंगाल का वो जिला है नादिया। क्या नाम है, नादिया ना है, नदिया नाम है। क्या है, नदिया जिला नाम है। और वहां पे जो है ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कौन से परिवार में हुआ था, ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और आगे देखेंगे, आगे 20 वर्ष की उम्र में वो सन्यास बन गए। ठीक है, यानी कि 20 वर्ष के उम्र में जो है जो चैतन्य महाप्रभु थे वो सन्यासी बन गए। क्या बन गए, सन्यासी बन गए। आगे देखते हैं, आगे क्या कर रहा है। कबीर और नानक के तरह इन्होंने भी हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। नो डाउट, देखिए चैतन्य महाप्रभु जिस प्रकार कबीर और नानक, ठीक है, दोनों जो है हिंदू और मुस्लिम की एकता पे बल दिए, उसी प्रकार जो है चैतन्य महाप्रभु भी जो है हिंदू और मुसलमान के एकता पे जो है बहुत ज्यादा बल दिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे इन्होंने भाईचारे को बहुत बढ़ाया। ठीक है, और हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा था, लोगों को सिखाते थे जो हम लोगों का जो धर्म है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन इंसान जो है अलग अलग नहीं है। सो हम लोगों को जो है मिलजुल करके रहना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, इन्होंने राधा और कृष्ण के प्रेम कहानी लिखी जिसे लोग आज भी याद करते हैं। और राधा और कृष्ण के बारे में जो है उनका जो प्रेम कहानी था उसको बहुत बढ़िया से लिखे, जिसको लोग आज भी पढ़ करके और इनको याद करते हैं। ठीक है, देखिए आगे इनका मानना था, ठीक है, इनका मानना था मानव को राधा के भांति भगवान से प्रेम करना चाहिए। और इनका चैतन्य महाप्रभु का मानना क्या था, तो जिस प्रकार राधा जो है श्री कृष्ण से जो है प्रेम करती थी, ठीक है, उसी प्रकार इंसान को जो है भगवान से प्रेम करना चाहिए। नो डाउट। आगे देखिए, आगे देखते हैं। इनकी मृत्यु जो है भाई मेरे, इनकी मृत्यु जो है 1533 में हो गई। कब हो गई, 1533 में हो गई। आप लोगों को ख्याल रहेगा ये सारी बात, अगर नहीं ख्याल रहेगा तो इसको नोट कीजिए और बढ़िया से जो है याद कीजिए। सीधा एग्जाम में आने वाला सभी क्वेश्चन है। और अंतिम क्वेश्चन हम देखते हैं, और अंतिम क्वेश्चन जो है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछ लिया है। ठीक है, देखते हैं त्रिपिटक क्या है। क्या है, त्रिपिटक जो है भाई मेरे, त्रिपिटक क्या है, तो देखेंगे त्रिपिटक क्या है या त्रिपिटक के बारे में आप क्या जानते हैं। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, तो त्रिपिटक क्या है या फिर आप त्रिपिटक के बारे में क्या जानते हैं। तो सिंपल फॉर्म में आप लोग आंसर को लिखिएगा और लिखेंगे हम सबसे पहले, जो त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ 3 टोकरियां होता है। क्या, त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ जो होता है भाई मेरे 3 टोकरियां होता है। कितने टोकरियां, तो 3 टोकरियां आप लोग ध्यान रखेंगे, जिसमें पुस्तक को रखा जाता था। जिसमें क्या रखा जाता था, पुस्तक को रखा जाता था। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनके अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं का संकलन 3 पिटकों सूत पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम पिटक में किया। ठीक है, यानी कि जब गौतम बुद्ध, ठीक है, यानी कि बुद्ध जो है, बुद्ध की मृत्यु हो जाती है तो उनके मानने वाले जो भी लोग थे उनको मानने वाले, वो सभी क्या किए, जो उनकी शिक्षाओं का संकलन किए और उनको जो है 3 भाग में बांट दिए, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक में। ठीक है, आगे देखिए, अब इसी को जो है, इसी को संयुक्त रूप से जो है त्रिपिटक कहा जाता है। और इसी को जो है संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, तो त्रिपिटक कहा जाता है। तो इस प्रकार जो है हम इस वीडियो में जो है टोटल 10 क्वेश्चन पे बात किए हैं, जो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी था। ठीक है, तो आप लोग जो है बढ़िया से वीडियो को देखिए और अगर आपके पास समय नहीं है तो थोड़ा स्पीड बढ़ा के देखिए, लेकिन देखिए पूरा, चूंकि देखना जरूरी है, एग्जाम में यही आएगा। तो चले इसी के साथ जो है हम आप लोगों को बाय बोलेंगे, और आए हैं तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। थैंक यू। फिर एक नए वीडियो के साथ हम कल मिलेंगे।